नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो स्पेशल साइंस की क्लास है वो हम लोग देख रहे हैं आगामी परीक्षा के लिए। मैं पूरा क्लास तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन इतना याद रहे जितना प्रीवियस ईयर का पेपर है 2018 का, वो पूरा का पूरा मैं कराने का प्रयास करूँगा। हालांकि ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो खरीद करके आराम से करते जाएं। मैं एक सार्थक प्रयास करना चाहता हूं। जैसा भी लगे आप मत लाइक करिएगा, मत सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने लोग देखें लेकिन कमेंट ज़रूर करें कि ये प्रयास मेरा कैसा है। अगर वीडियो समझ में आएगा या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए क्या है, इतना जो है ये पूरा प्रीवियस ईयर का जो सेट 1 दिख रहा है आपको। ये जो पेपर होता है कुछ तो होता है मेमोरी बेस, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा सॉल्व है। ये पूरा का पूरा एग्जाम में आया हुआ है। जो जिस डेट में आया है, पहला जो शिफ्ट फर्स्ट का हम लोग करने जा रहे हैं वो 17/9/2018 को एग्ज़ाम में आया हुआ था ये पेपर। तो सेट 1 करते हैं, रोज़ एक एक सेट करेंगे। अगर आप लोग जैसा कहेंगे तो 2-2 सेट कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किसमें निरंतर परिवर्तन होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है आकृति, फिर चाल है, फिर भार है। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता, ये नियत रहता है। आप कहीं भी जाइए चाहे जैसे भी करिए। आकृति क्या है, असंतुलित बल लगा करके चेंज किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर देखिए सवाल जो दिया है यहाँ पर कह रहा है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो निरंतर परिवर्तन क्या होता रहता है, तो ये चाल निरंतर परिवर्तन हो जाएगा। निरंतर परिवर्तन की अगर बात कह रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ पर चाल आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए भार में भी कोई असंतुलित बल का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। द्रव्यमान और भार से बल का प्रभाव आकृति पर पड़ता है और चाल पर पड़ता है। मैं यहाँ आकृति क्यों नहीं आंसर दिया हूँ, उसके पीछे कारण है। देखिए क्योंकि एक ऐसा समय आएगा, निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा कि आकृति चेंज नहीं होगी। आप बल लगाते जाइए, लेकिन एक निश्चित समय बाद इसकी कोई आकृति चेंज नहीं होगी, लेकिन चाल निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो असंतुलित बल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह में संबंधित ना हो। तो इसमें हमें नहीं लगता कि ये साइंस का सवाल है, ये तो रीजनिंग का सवाल है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं, थॉमस अल्वा एडिसन साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साइंटिस्ट हैं। ये क्या है, विराट कोहली क्रिकेटर है। इसका मतलब ये आंसर सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, मतलब जिसको कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। इसके अलावा जो सापेक्षता का सिद्धांत था इन्हीं का है E = mc², बहुत ज़्यादा चर्चित है। इसके अलावा ये प्रकाश के कणों के बारे में भी इन्होंने बताया था। आंसर आपका विराट कोहली है, इतना याद रहे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश के जो हैं इनको फोटॉन कहा था, कि प्रकाश फोटॉनों से मिलकर बने। फोटॉन मतलब द्रव्यमान रहित पार्टिकल जिसमें मास नहीं होता है। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के खोज करता। ग्राहम बेल आपको पता ही है क्या खोजे हैं ग्राहम बेल, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की खोज किसने की, हालांकि मोबाइल नहीं कह सकते हैं, फ़ोन कह सकते हैं, टेलीफोन। ये ग्राहम बेल। मोबाइल के तो मार्टिन कूपर हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना से आपको अवश्य समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो साधारण सा आंसर इसका अभिकेंद्री बल। अगर आप कहेंगे तो मैं एक इसका हल करके भी बता सकता हूँ या समझा सकता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि क्या होता है। ये वृत्तीय पथ है, ठीक है, ये इसका केंद्र है।
अगर एक पिंड ये है, ये अगर गति कर रहा है तो ये किधर का गति कर रहा है, इधर बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन केंद्र की ओर एक बल लगता है इसलिए बाहर नहीं जा पाता है और इसी वृत्तीय पथ पे गति करता रहता है। तो ये जो बाहर की ओर इस पर बल लग रहा है और अंदर की ओर बल लग रहा है, ये दोनों ही बल आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए यह हमेशा इस वृत्तीय पथ पे गति करता रहता है। तो ये जो बाहर का फोर्स लगता है इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या कहते हैं इसको? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल, ये आपको याद रहना चाहिए कि बाहर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्री, और जो अंदर की ओर लगता है ये वाला बल जो होता है ये होता है अभिकेंद्री, जैसा कि आपके विकल्प में था। इस बल के बिना कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकती। तो याद रहे, अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री और बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गर्म रक्त प्राणी है। ये देखिए बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है आपका, और गर्म रक्त प्राणी में आपको याद रखना है ये कबूतर है। देखिए बायोलॉजी में जो अगर एक्सप्लेन करने लायक रहेगा, मुझे जैसे मेथड वाला हो, कंसेप्ट वाला हो तो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, और जो लगता है कि फैक्चुअल है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये देखिए रटने वाला टॉपिक है, ऐसा टॉपिक आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आंसर रहेगा कबूतर, आपको याद रखना है। अब आगे का क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? देखिए ये फिजिक्स से है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पराध्वनि ऑप्शन है पतंगा, हाथी, शार्क और पारपोइसेस। ये चारों ऑप्शन आप समझ चुके होंगे, लेकिन पतंगा देख करके ही आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कैसा हो सकता है। हाथी भाई जिनको देखिए दिखाई देता है, एक होता है शार्क और एक होता है पारपोइसेस। देखिए शार्क भी जलीय जीव है और पारपोइसेस भी जलीय जीव है, लेकिन शार्क को दिखाई देता है, इस बात को आपको ख्याल रखना है, इसलिए ये कभी सही नहीं होगा। अतः पारपोइसेस क्या है? पराध्वनि उत्पन्न करता है। पारपोइसेस होता क्या है? तो पारपोइसेस जो होता है डॉल्फिन की एक प्रजाति होती है। जैसे डॉल्फिन आप सुने होंगे, डॉल्फिन को दिखाई नहीं देता है, उसी तरीके से पारपोइसेस को भी दिखाई नहीं देता है, और ये पराध्वनि उत्पन्न करके अपने आगे आने वाले अवरोध को पता कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपनी यात्रा तय करते हैं। अगर इनको शिकार भी करना है तो शिकार करने के लिए भी पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6वां सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा ए, अमोनियम क्लोराइड। आपको याद रखना है। देखिए pH मान, लेक्चर लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि नहीं हमको डिटेल में लेक्चर चाहिए सर, फिर प्रैक्टिस सेट कराते रहे, तो मैं लेक्चर भी बना दूंगा एक एक टॉपिक का, थोड़ा सा मेहनत कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि यही ऑप्शन क्यों सही हुआ? देखिए सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, ठीक है ना, ये इसका pH मान 7 होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय होता है, सोडियम कार्बोनेट भी क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ये वाला निरमा, ठीक है ना, जो वॉशिंग पाउडर है। तो आप देखते हैं झाग आता है, निश्चित रूप से ये क्या है आपका क्षार है, बेस, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, तो ये भी बेसिक ही है। सोडियम क्लोराइड ये न्यूट्रल होता है, नमक जो होता है ये खाने वाला नमक, इसका pH 7 होता है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये सॉल्ट जो होता है, इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा NH4Cl। जैसे ही तोड़ेंगे तो NH4 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाता है। अतः ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, इसलिए इस सॉल्ट है ये जलीय विलयन पूछा है। ऐसे अगर होता तो ये सभी सॉल्ट हैं, तो याद रहे जो सॉल्ट होते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो सॉल्ट होते हैं अर्थात जो लवण होते हैं, इनका pH वैल्यू 7 ही होता है। इनका pH कितना होता है? 7। लेकिन जलीय विलयन की बात कर रहा है, तो जलीय विलयन की जब बात करता है तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम और क्लोराइड में टूट जाता है। अच्छा ये कैसे होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए अमोनियम क्लोराइड ये है आपका NH4Cl, ओके।
अब यहाँ पर देखिए जलीय विलयन का मतलब जल से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NH4 प्लस Cl माइनस। मैं देखिए ये अलग अलग तोड़ दिया हूँ, क्यों, ये कोई क्रिया नहीं करा है, साल्ट घुल जाता है मतलब तो आपस में आयनों में टूट जाता है। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। याद रहे जो प्लस वाला होता है ये अम जुड़ता है, देखिए अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अम आ रहा है ना। लेकिन जो ऋणात्मक वाला होता है उसको हम लोग आइड जोड़ते हैं, देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। तो याद रहे कि अमोनियम क्लोराइड का पीएच जो है वो कितना होता है, 7 से कम होता है, अर्थात अम्लीय होता है। ये दो तरीके से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो भी दोस्तों आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। तो ये इसका रट्टा है, ये रट्टा मतलब समझ रहे होंगे ना, ये 10 होते हैं। कैसे 10 होते हैं, तो मैं फार्मूला लिखकर फिर से बता देता हूँ आपको। ये देखिए इसको मिटा देता हूँ। देखिए धावन सोडा वॉशिंग पाउडर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इंटू 10H2O। ये है धावन सोडा का सूत्र, याद रखिएगा वॉशिंग पाउडर का सूत्र है ये। वॉशिंग पाउडर का सूत्र CaCO3 इंटू 10H2O। तो बताइए ये पूरा का पूरा पाउडर का सॉल्ट है, इस सॉल्ट में कितने आपको जल दिख रहे हैं, जल के 10 अणु यहाँ पर दिख रहे हैं, अर्थात आंसर होगा 10। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, निषेचित अंडा युग्मजन, यहाँ पर युग्मनज होना चाहिए, निषेचित अंडा युग्मजन में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो किस में होता है, देखिए बायो का है ये। बायो में जब पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो होंगे, आप देख सकते हैं। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तब निश्चित रूप से कई अच्छे यूट्यूबर हैं, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखिए गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय और योनि। तो यहाँ पर आपका होगा गर्भाशय। उम्मीद करता हूँ ये आपका आंसर समझ में आया होगा, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी ऐसा टॉपिक है कि सभी लोग कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत वो नहीं है, ठीक है। आगे का देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो निश्चित रूप से बताने की जरूरत नहीं, ये हो नहीं सकता, प्रकाश संश्लेषण। रटा रटाया है कि भाई प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी उपस्थिति में, और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी वजह से उसको ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो यह क्रिया किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण में। तो निश्चित रूप से आंसर आपका क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। देखिए बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो टफ सवाल है। अब देखिए आगे का क्या सवाल है, आगे हम लोग आते हैं 11 नंबर पे। ये देखिए इस तरीके से पहली बार पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन आगे ध्यान देते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन पर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए धातु, कौन सी धातु, वाष्प के साथ का मतलब H2O के साथ, क्योंकि वाटर वेपर में क्या होता है, पानी होता है। तो इसलिए कह रहा है कि कौन सी धातु अभिक्रिया करती है। याद रहे ये जो सिल्वर है और सोना है ये मुक्त धातु के रूप में रहती हैं, ये अक्रिय के लगभग होती हैं, इनके बनते हैं लेकिन ये अक्रिय के लगभग है। उसी तरीके से कॉपर है, बहुत कम सक्रिय है, और लेड तो आप जानते ही हैं। बचा क्या, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है आपका, अभिक्रिया करता है। अब समस्या यह है कि सर कैसे पता चले, तो फिर से केमिस्ट्री का ये 10th क्लास का है, उसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं जितना कह रहा हूँ उतना करते जाइए। अब मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा कर नहीं सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी है, कुछ इस प्रकार से होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए लिथियम, फिर पोटेशियम,
बेरियम, ठीक है ना, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, इस तरीके से करते करते अगर हम जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम अभी आया है ना, अभी क्या करेंगे, ऐसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते जाएंगे तो एक समय H आएगा, और H को इससे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, धातु हैं, मेटल हैं, वो इसको इसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। एक इक्वेशन बनाकर आपको दिखा देते हैं ताकि केमिस्ट्री का डर धीरे धीरे आपको खत्म हो जाए। चलिए भाई, ये क्या है, एल्यूमिनियम है, प्लस यहाँ पर क्या है, H2O। तो यहाँ से क्या करेगा कि हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा, और यहाँ पर Al इसका होता है 2O3 हो जाएगा, प्लस H2 मुक्त हो जाएगा। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि H2 इससे कमज़ोर है, H इससे नीचे है, और याद रहे जितने भी ऊपर वाले होते हैं अपने से नीचे वाले को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं H एल्यूमिनियम से नीचे है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो अब रटना मजबूरी है आपकी, रट लीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेकिन रटने से ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये कंसेप्ट पर है, ये कंसेप्ट पर है, बिना कंसेप्ट का ये नहीं होगा। जो मैं बताया हूँ वो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन है, समान विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता क्या होती है। अब ध्यान सुनिएगा, विद्युत धनात्मक तत्व क्या होता है, ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश से, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक। अब जो नए लोग होंगे वो लोग कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन जो मुझसे पढ़ा है केमिस्ट्री या साइंस, निश्चित रूप से वो कर ले जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन देखते हैं, 4 3 2 0 1 2 1 2 3 और 2 1 0। तो याद रहे मित्रों, यहाँ पर जो है कि पहले कोश में कभी भी 2 से अधिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 4 है, ई ऑप्शन खत्म। कभी भी 0 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी खत्म। कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता। अतः तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर ठीक है। विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता क्या है कि 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 कैसे हो सकता है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पर एक्सप्लेन करने में हमसे लगता है त्रुटि हो गई है, ये बाहरी कोश की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये 1 2 3, ये सब अपने आप कर ले जाएंगे। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सहयोग मिल जाए। देखिए कैसे होता है, मैं 1 2 एग्जाम्पल दूंगा और आप कर ले जाएंगे। याद रहे 0 तो नहीं होना चाहिए किसी भी विद्युत धनात्मक तत्व का। चलिए एक धनात्मक लेते हैं, ये क्या है आपका सोडियम है ना, लिथियम भी ले सकते थे लेकिन ज़्यादा बेहतरी के, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो याद रहे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे कम नहीं हो सकते हैं, नहीं इससे ज़्यादा। एक हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसमें 1 रहता है, दूसरा फिर 8 और तीसरा में 1, ठीक है। तो ये बाहरी कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 1, अर्थात जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अपने स्टेबल होने के लिए तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, हम यहाँ पर एक अलग लेते हैं मैग्नीशियम, इन्हीं के साथ ले लेते हैं, इसका 12 होता है। तो यहाँ पर 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम पे 2+, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। इस तरीके से क्या होगा, 2 भी हो सकता है। चलिए एक और लेकर देखते हैं, एक एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो आप देखिए ना 2 8 और 3, तो एक सामान्य जो विद्युत धनात्मक तत्व होता है उसका जो संयोजकता हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यही आंसर आपका है। अब कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, जो पढ़े हैं उनको तो आएगा, जो नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो याद रहे ये आंसर आपका 1 2 3 होगा। देखिए संयोजकता विद्युत धनात्मक है तो वो कभी 0 नहीं हो सकता, ये तो मामला खत्म। 0 है तो 0 नहीं हो सकता, खत्म। अब देखिए 4 जो हो गया, 4 किसी भी विद्युत धनात्मक का नहीं होता है, 4 कार्बन का होता है जो कि अधातु है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को और आराम से क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं 13वां क्वेश्चन।
13वां क्वेश्चन क्या है, पढ़िए उसको आप। मैं इसको लगा देता हूँ 1 2 3, ठीक है। निम्नलिखित उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति से तीसरे नियम का उदाहरण है? तो निश्चित रूप से आप पढ़ें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब जितना आप बल आगे लगाएंगे उतना ही पीछे। देखिए जब एक बस अचानक चलती है तो प्रथम नियम है ये खत्म। रॉकेट लॉन्च होता है, यही सही है, क्योंकि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो आप देखे होंगे कि नीचे खूब सारा ईंधन धुआं फेंकता है, फिर आगे ऊपर की ओर बढ़ता है। अतः 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूटन का तीसरा, सभी नियम पढ़ लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा आराम से कर ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्वेश्चन इससे फंसते ही फंसते हैं। आगे देखिए, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, पौधे के शरीर का हिस्सा, इसको पढ़िए, तो लैंगिक जनन कभी नहीं हो सकता। पुनर्जनन क्या होता है? ये पुनर्जनन क्या कोई शब्द भी है साइंस में? कोई शब्द नहीं है, इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये भी भूल जाइए। अब देखिए ये क्या है, ये विखंडन कन्फ्यूज आपको कर सकता है। क्यों कन्फ्यूज कर सकता है? क्योंकि देखिए ये दोनों, या तो ये आंसर है तो ये। अब देखिए कैसे कन्फ्यूज करता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पर इरेज कर लेते हैं, देखिए विखंडन क्या है, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। विखंडन, जैसे कि ये मान कर चलिए कि अमीबा कोई आकार होता नहीं है, तो मैं अमीबा इसे बस आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये अमीबा हो गया। अमीबा क्या करता है, अपने केंद्र से अपने बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, ये अमीबा है। अब ये देखिए यही 2 भागों में टूट गए सब अमीबा, तो इसको हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विखंडन। लेकिन सवाल में क्या दिया था, सवाल में क्या दिया था, देखिए एक प्रकार का जन्म जिनमें एक पौधे, तो भैया हमने अभी भी कहा अमीबा है, अमीबा एक जीव है, जीव में जंतु है, और जंतु में क्या होता है, विखंडन। तो यहाँ पर पौधा है तो पौधा में वानस्पतिक जनन, सीधी सी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि वानस्पतिक जनन क्या है, कि पौधा है, पौधे का शरीर का हिस्सा। अगर जंतु होता एक जंतु, तो जंतु में पक्का कि विखंडन होता। याद रहे, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है विखंडन और वानस्पतिक जनन में। वानस्पतिक जनन में क्या होता है, एक पौधा जब अपने शरीर का, जैसे आप गुड़हल देखे होंगे, गुलाब देखे होंगे, कुनरू का देखे होंगे, जो हम लोग सब्जी खाते हैं, उनका एक कोई भी पार्ट लगा देते हैं तो वो क्या होता है कि ग्रो कर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर यह आंसर समझ में आया होगा, वानस्पतिक जनन। आगे बढ़ते हैं, देखिए रटने वाला है, और हमने बताया था अपने जब फिजिक्स में क्लास लिया हूँ ऑफलाइन में, तो इसमें बताएं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। और ये अच्छे देखिए, माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे तो एलिमिनेट कर दीजिए, या तो ये सही है या तो ये सही है। तो 6 × 10⁻24 kg ये आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। याद रहे ये 5.9 कुछ करके है, तो हमारा लगभग 6 है, तो 6 × 10⁻24 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? ये क्या है, ध्वनि, सॉरी। तो ध्वनि सबसे तीव्र गति में किस में करती है, तो ठोसों में। रटा रटा सबको आता है। ये निर्वात इसलिए फंसा देता है ना, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो बहुत लोग निर्वात मार कर चले आते हैं, तो ऐसी गलती ना करिएगा। याद रहे निर्वात कब मारेंगे, जब यहाँ पर क्या देता, प्रकाश की गति। प्रकाश सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में चलता है, तो माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो वो उसके लिए होता निर्वात। लेकिन यहाँ पर ध्वनि है इसलिए ठोस। याद रहे सबसे तेज जो होता है ठोस में, ठीक है, फिर उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में। एक और जानकारी दे दूं कि जब सबसे अधिक ठोसों की बात करें तो यह एल्यूमिनियम धातु में सर्वाधिक तेज गति करता है, लगभग 6400 से अधिक किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे अधिक पूछ ले कि ध्वनि किसमें गति करता है, तो आप एल्यूमिनियम बताएंगे, ऐसे तो ठोस है ही, ठीक है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, तो निश्चित रूप से अधातु पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल पूछ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल अगर बताना है तो मैं बता देता हूँ आपको। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो
किस में पाया जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ Br, ब्रोमीन। ये लिक्विड में पाया जाता है, मतलब द्रव अवस्था में। अब मुझे गैस बताने की ज़रूरत नहीं लगता है, जैसे क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब क्या हैं आप भी जानते हैं, मैं लिख देता हूँ ये सब गैस हैं। और ठोस की जहाँ तक सवाल है तो कार्बन सबसे बड़ा हीरा है, कोयला है, कार्बन ये ठोस है। इसके अलावा सल्फर वगैरह है, फास्फोरस है, बहुत सारे हैं जो ठोस हैं। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में कौन सा पाया जाता है, अधातु। आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। याद रहे, इसका मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर से देखते हैं, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित दिखती है। तो आसान है एकदम, ऑप्शन पढ़िए, दक्षिणावर्त, वामावर्त, धारा के प्रवाह के समांतर और धारा के प्रवाह के लंबवत। तो लंबवत कभी नहीं होगा, समानांतर कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखिए क्या बोल रहा है, पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर में प्रवाहित दिखती है, तो आपका आंसर होगा वामावर्त। देखिए ये एक टॉपिक ऐसा है जो अच्छों को नहीं समझ में आता है, तो या तो बुक से अच्छे से पढ़िए या कोई वीडियो देख लीजिए। मेरे पास अभी उतना समय नहीं है कि मैं पूरा अब आपके एग्ज़ाम तक मैं बना दूं। उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिस सेट करें तो पढ़े होंगे साइंस, नहीं पढ़े होंगे तो फिर रटेंगे, ये आपकी मजबूरी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको यह कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगता है तो मत लाइक करिएगा, शेयर मत करिएगा, सब्सक्राइब मत करिएगा, मैं बार बार यह बात कहूँगा। लेकिन मेरा प्रयास कैसा है, ये कमेंट जरूर लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है ये जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं।